वो बेसिकली फंक्शंस ऑफ द बॉडी। फिजियोलॉजी जो है वो बेसिकली आपको एक ऐसा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपको स्ट्रक्चर फंक्शंस ऑफ द बॉडी के बारे में बताएगा Sorry, बहुत ही Aisha. डिटेल से। Sorry, Aisha. Is my screen visible to all of you? यस इट इज। Let's continue. जी शुक्रिया। जी, तो फिजियोलॉजी मैंने आपको बताया कि ये हमारी बॉडी के मेन फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स के बारे में डील करेगी। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड शहजाद। तो फिजियोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया कि आपको इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, ये बहुत ही टाइम टेकन होगी। अगर आप इसे साथ-साथ नहीं पढ़ेंगे, तो एंड में जाके आपको बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा बिकॉज़ आपको इसे पढ़ना लाज़मी है। अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो आपका कांसेप्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए फिजियोलॉजी को आपने साथ-साथ पढ़ना है बिकॉज़ कि एनाटॉमी के लिए स्टेजेस, सब स्टेजेस होते रहते हैं, तो हम सब एनाटॉमी में ही फँस कर रह जाते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप एनाटॉमी के साथ बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी को भी साथ-साथ लेकर चलें। अगर आपने सिर्फ एनाटॉमी को पकड़े रखा और बाकी तो सब्जेक्ट्स छोड़ दिए, तो बाद में जाके आपको बहुत ज़्यादा मसला होगा, बहुत बर्डन बन जाएगा, स्पेशली फिजियोलॉजी बिकॉज़ ये बहुत लेंथी है, जब तक आप इसे पढ़ेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इसलिए आपने फिजियोलॉजी को साथ-साथ पढ़ना है। इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, उनमें गाइटन है, मोस्ट फेवरेट बुक ऑफ स्टूडेंट्स। वो बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत डिटेल से लिखा हुआ है उसमें, बहुत लेंथी ज़रूर है, लेकिन एक बार आप उसे पढ़ना शुरू कर दें, तो वो बिल्कुल आपको एक स्टोरी की तरह लगता है और आपने इस बुक को ज़रूर पढ़ना है। इसमें सब चीज़ें बहुत डिटेल से, बहुत प्रिसाइज़ली लिखी गई हैं। आप एक चीज़ को पढ़ोगे तो आपको कांसेप्ट इंशाल्लाह बन जाएगा। इसके अलावा हमारे जो एचओडी हैं, सर हामिद साहब, वो जो मोस्टली प्रेफ़र करते हैं वो गेनोंग है। गेनोंग जो बुक है वो थोड़ा हाई लेवल की बुक है। अगर आप फर्स्ट ईयर में उसे पढ़ना शुरू कर दें तो आपको उसमें थोड़ी मसला आएगा, ठीक है? आप उसे समझ नहीं सकेंगे। तो बेहतर यही है कि आप गाइडन को फ़ॉलो करें, बहुत अच्छी किताब है। और बाकी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम आपको बताएँगे गाइडलाइंस में, उसको आपको किसी और किताब से देखना होगा। जैसे कि जेपी एक किताब है, आप उसमें से कुछ टॉपिक्स करेंगे, गेनोंग है, उसमें से आप कुछ टॉपिक्स करेंगे, लेकिन मेन आपकी रेफ़रेंस बुक जो है वो गाइडन होनी चाहिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनमें आपको ज़्यादा वक़्त लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे कि आपने असेसमेंट प्रिपेयर करनी है या फाइनल आपका सेंड अप है या प्रॉफ है, उसके लिए आपको एक शॉर्ट बुक की ज़रूरत होती है ताकि आप उसे कम वक़्त में सारा कवर कर सकें। लेकिन आप उस किताब को तभी समझ सकते हैं जब आपने मेन किताब पढ़ी हो। इसलिए जो इसकी शॉर्ट बुक्स हैं, वो फिरदौस है, वो गाइटन की शॉर्ट फॉर्म है, हर चीज़ उसमें लिखी है, लेकिन बहुत ही कम है उसमें। उसका शॉर्ट वर्ज़न है गाइडन का ये। तो अगर आपने रिवीज़न करनी है, तो आप फिर उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन बुक अगेन गाइडन होनी चाहिए। इसके साथ-साथ बीआरएस फिज़ियोलॉजी एक किताब है, जो कि टीचर्स की अक्सर फ़ेवरेट होती है और एमसीक्यू इससे मोस्टली बनाए जाते हैं। तो आपने बीआरएस को ज़रूर पढ़ना है, ये आपके कांसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बनाएगी। ये भी एक शॉर्ट बुक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो अभी मैंने आपको बताया बुक्स के बारे में, गाइडन आपकी मेन किताब होनी चाहिए, फिरदौस को आप एज़ अ शॉर्ट बुक यूज़ करें और बीआरएस फिज़ियोलॉजी से एमसीक्यू आपने लाज़मी करने हैं, बिकॉज़ एमसीक्यू आपके 45 मार्क्स कैरी कर। Aisha, my screen is not visible to you. Aisha is here. She got disconnected. I think so. Her internet connection is unstable. चले मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। मैं भी पढ़ता ही हूँ थोड़ा सा, सुन ले जी मेरी जी बात भी। बिल्कुल। चले ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड जो है वो इसमें ये बताया गया है कि हाउ टू स्टडी फिजियोलॉजी इन ईस्टर्न। आपने
ये बात में ज़हन में रखनी है कि जो फिजियोलॉजी है ना वो यूएचएस की और निश्तर की, इन दोनों को स्टडी करना जो है ना वो डिफरेंट है। निश्तर में क्वेश्चंस जो हैं वो और टाइप के आते हैं, यूएचएस में और टाइप के आते हैं। अभी आपको पहले जो है वो एक बुक दिखाई गई थी फिरदौस। अगर हम यूएचएस के अंडर पेपर दे रहे हैं तो हम फिरदौस पढ़कर पास हो सकते हैं, मगर निश्तर में हम पास नहीं हो सकते। तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो सर हामिद के लेक्चर्स होने चाहिए जो फिजिकली आपको सर हामिद देंगे। आपने उनको स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। और सर हामिद जो है ना वो अपने लेक्चर्स में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो है ना वो करवाते हैं, एंड पर भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं सर के चलते रहते हैं। तो जो भी सर सिनेरियो बताएं उसको लाजमी आपने सुनना है, नोट करना है हर चीज़ के बारे में। उसके बाद पहले बात हो गई कि बीआरएस से एमसीक्यूज जी, करने हैं, पास पेपर्स निश्तर के। आयशा, आर यू हेयर? जी, मैं आ गई हूँ। डू नॉट क्रैम, डू नॉट नीड टू क्रैम होल गाइडन। लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, सॉरी नेटवर्क में थोड़ा इश्यू था। तो अभी आपको शहज़ाद ने बताया होगा कि आपने फिज़ियोलॉजी को निश्चय में कैसे पढ़ना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ सर हामिद्स लेक्चर। आपने उनको बिल्कुल मिस नहीं करना, वो बहुत अच्छे सिनेरियोज़ बताते हैं अपनी क्लास में, तो आपने वो नोट्स ज़रूर करने हैं। वो अपने पेपर्स में, अपने असेसमेंट्स में उन सिनेरियोज़ को ही यूज़ करते हैं, तो आपने उनके नोट्स ज़रूर बनाने हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि गाइडन एक स्टोरी बुक की तरह है, वो बस आपका कांसेप्ट बनाएगी। तो गाइडन को आपको पूरा क्रैम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उसके श नोट्स बनाएँ, अपने साथ रजिस्टर रखें, जो टॉपिक आपने पढ़ा है, आप उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको नोट डाउन करें और इस तरह से आपकी गाइडन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। फर्दर जो आपने कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, वो हम आपको गाइडलाइंस में बता दिया करेंगे। तो हर टॉपिक जो है गाइडन का, उसका अपना एक कांसेप्ट है, ठीक है? और मोस्टली वही चीज़ें हैं जो आप एफएससी में पढ़ कर आ चुके हैं, बस यहाँ पर मज़ीद डिटेल से उन्हें बताया जाएगा। इसलिए आपने सारी चीज़ों को एक कांसेप्ट बनाकर पढ़ना है, अपने पास नोट्स बनाएँ और उसको कैरी करें, ठीक है? तो फिज़ियोलॉजी के लिए मैंने आपको बताया कि आपने लेक्चर सर हामिद के ज़रूर लेने हैं और बाकी लेक्चर्स भी आपको लेने चाहिए बिकॉज़ के वो बस पैटर्न ही पढ़ाएँगे, तो इसलिए आपको अभी कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो आप उन लेक्चर्स को स्किप भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप सर हामिद के लेक्चर को स्किप ना करें। बाकी ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए अगर आप हेल्प लेना चाहें, तो डॉक्टर नजीब इज़ अ वेरी गुड टीचर, आप उनके लेक्चर्स लें। अगर हो सके तो इनकी सब्सक्रिप्शन भी ले लें। वो बहुत अच्छे टीचर हैं, आपके बहुत ही अच्छे कांसेप्ट बनाएँगे और आपको एक चीज़ याद की हुई कभी नहीं भूलेगी। नेक्स्ट स्लाइड। तो अटेंडेंस का भी आपने ख़्याल रखना है, आपकी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया एनाटॉमी में सब स्टिचेस और स्टेजेस होते रहते हैं, तो उसका तो मसला नहीं होता, आप उसे साथ-साथ याद करते हैं। लेकिन फिज़ियोलॉजी के लिए स्टेजेस नहीं होते, आपको उसकी असेसमेंट्स देनी पड़ती हैं। तो अगर आप फिज़ियोलॉजी को साथ-साथ नहीं पढ़ेंगे, तो असेसमेंट्स में बहुत बर्डन हो जाता है बिकॉज़ कि गाइडन बहुत लेंथी है। तो आप मेक श्योर करें कि इसको साथ-साथ पढ़ें और असेसमेंट्स में अपना बेस्ट दें, बेस्ट मतलब बेस्ट बिकॉज़ जो एचओडी हैं वो असेसमेंट्स को बहुत वैल्यू करते हैं। अगर आपके असेसमेंट से बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो नो डाउट आपको डिस्टिंक्शन भी मिल सकती है। आपको मतलब यू कैन बी फेवरेट ऑफ योर टीचर टू और फर्दर ये कि आपको वाइवा में, आपके ओएसपी में, आपके फाइनल प्रॉफ में, इंटरनल असेसमेंट में आपकी असेसमेंट के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। इसलिए आप मेक श्योर करें कि असेसमेंट में आप मैक्सिमम मार्क्स अपने यूज़ करें, ठीक है? और बेसिकली ये कि पढ़ने का तरीका आपको थोड़ा अपना चेंज करना पड़ेगा। एफएससी में आप सब जो हैं वो हम सब एक्चुअली होल सब कुछ क्रैम करते हैं, ठीक है? लेकिन और अगर यूएचएस है तो उसमें भी आपको जो है वो बुक की रीडिंग आप करें तो बुक पढ़ें आप तो वो उसके आंसर कर सकते हैं। लेकिन जो निश्तर की असेसमेंट्स होंगी, उसमें आपको आयशा प्लीज सिनेरियोज़ वाइंड अप। दिए जाएँगे। तो आप मेक श्योर करें कि आप लेक्चर्स लाज़मी लें। हाँ जी। और इसके साथ-साथ स्टैंड-अप्स हैं, स्टैंड-अप्स में आपको पूरी बुक का एक प्री टेस्ट होगा। उसमें आप मेक श्योर करें कि मैक्सिमम अपनी एफर्ट्स दें बिकॉज़ जो आपका स्टैंड-अप होगा, वैसा ही आपका प्रूफ होगा। एग्ज़ैक्टली सेम पैटर्न होगा और जितना अच्छा आप स्टैंड-अप में दे सकते हैं, अपना दें ताकि आप प्रोफ में उसकी प्रैक्टिस हो चुकी हो और आपका प्रोफ बहुत अच्छा जाए। तो ये सब गाइडलाइंस थी फिज़ियोलॉजी के मुताबिक। तो आपका अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। इज़ देयर एनी क्वेश्चन? जी जी जी
मैं ये पूछना था जी, एग्जाम बोलें। किस टाइप के होते हैं? एग्ज़ाम्स आपके 9 क्वेश्चंस होते हैं एससीक्यूज़, 45 एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है? 90 नंबर का पूरा एक आपका पेपर होता है। 45 मार्क्स के एमसीक्यू, 45 मार्क्स के एससीक्यूज़। एमसीक्यू आपको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देने हैं बिकॉज़ एमसीक्यू बहुत मुश्किल होते हैं। तो आप बीआरएस को फ़ॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी बेस अच्छी बनेगी। अपने गाइडेन को अच्छे से पढ़ना है, सिनेरियोज़ को ध्यान से देखना है, तो आपके एमसीक्यू इंशाल्लाह अच्छे हो जाएँगे। बाकी आपके 45 मार्क्स जो हैं वो एससीक्यू के होते हैं, 9 सवाल होते हैं, 9 के 9 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। मोस्टली निश्तर में सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो 80% कंसेप्चुअल होता है। आपको सिनेरियोज़ दिए जाएँगे, आपने उसके मुताबिक आंसर करना होगा, ठीक है? बाकी जैसे आपके यस। असेसमेंट होंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम एनी वालेकुम। अदर क्वेश्चन? जी। यस, मैंने पूछना था कि 2 वीक्स बाद हमारी सब स्टेज होती है, वो जी। किस लिहाज से होती है? उनमें से सारे होते हैं ये फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, नहीं, बायोकेम, ये ज़रा बता दें। नहीं, मैं और ये आपको पास बताती करना हूँ। ज़रूरी होता है? हाँ जी, बिल्कुल। सब स्टेज जो है वो सिर्फ़ एनाटॉमी की होती है, सिर्फ़ एनाटॉमी की। सब स्टेज और स्टेज एनाटॉमी की होती है और फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के लिए असेसमेंट्स होती हैं। उनको पास करना बहुत अच्छा है अगर आप करें तो, लेकिन अगर आपको कोई मसला है, तो अक्सर फ़ेल हो जाती है बच्चों की, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन आप मेक श्योर करें कि आपकी सब चीज़ पास से हो। एनी अदर क्वेश्चन? ये जो सब स्टेज होगी एनाटॉमी की, तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं? ये ज़रा अ, काइंडली बता दें। जी, वो अभी नेक्स्ट स्पीकर हैं, वो आपको एनाटॉमी के बारे में पूरी डिटेल से बताएँगे। बेहतर होगा आप एनाटॉमी के स्पीकर से पूछें इस बारे में। फिजियोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क। ये सिनेरियोज आप लोग बता रहे हैं, इससे क्या मुराद है? सिनेरियोज़ का मतलब है कि आपको एक केस दिया जाएगा, 1-2 उसमें सिम्पटम्स लिखे होंगे बीमारी के बारे में, जैसे आप पैथोलॉजी पढ़ेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिसऑर्डर है, जैसे कि लैम्बार्ट-ईटन सिंड्रोम है, वो आपको आगे फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मतलब कोई भी बीमारी है अगर, तो उससे रिलेटेड कोई 1-2 सिम्पटम्स उसमें लिखे होंगे, आपको पता चल जाएगा, ऐसे हिंट्स होंगे कि ये इस बीमारी से रिलेटेड है। तो पहला सवाल उस क्वेश्चन का होगा कि आप उसका डायग्नोसिस बताएँ, उसका एक नंबर होगा, आपने बीमारी का नाम लिखना होगा, उसके बाद उसकी फिज़ियोलॉजी थोड़ी-सी पूछी हुई होगी, तो आपने उसका जवाब देना होगा। आपको सवाल में हिंट दिया जाएगा कि इस पर्सन को ये बीमारी है। आपका बस ऑब्ज़र्वेशन ये होनी चाहिए कि आप उस बीमारी तक पहुँच जाएँ, ठीक है? तो बाकी ये सवाल बहुत अच्छे हैं अगर आपको सिनेरियो समझ आ जाएगा तो। बिकॉज़ अगर आपको सिनेरियो समझ आ गया तो 5 के 5 नंबर आपको मिल सकते हैं। अगर कोई थ्योरेटिकल सवाल है तो उसमें आपको पूरे नंबर मिलना मुश्किल होता है। तो अभी आप सिनेरियोज़ की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपके इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हो जाएँगे। एनी अदर? कोई और सवाल है किसी का? आई थिंक सो क्वेश्चंस जो हैं वो किसी का नहीं है, तो थैंक यू सो मच आयशा एंड डेयर N72। आप दुआ वन मोर कीजिएगा कि आई एम हमारे ये जो अनम्यूटिंग माय स्पीकर सेल्फ। हैं इनकी डिस्टिंक्शन जो है वो फिजियो में आए। चलें, हमारा जो थैंक नेक्स्ट, यू सो मच। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अच्छा, आवर नेक्स्ट स्पीकर इज, ओ मैं ही हूँ। चलें ठीक है, आई एम शहजाद मोहिउद्दीन एंड फ्रॉम N71 एंड वाइस प्रेसिडेंट PHRMS NMU। मैंने जो है ना आपको बताना है कि आपको ग्रुप में ज्वाइन किया है KHRMS, ये है क्या? बेसिकली रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने ये सोसाइटी जो है वो बिल्डअप की थी। Is my screen is visible to all of you and is my voice is audible to all of you? जी भाई। चलें, अच्छा मैंने आपको जी बताना भाई। था खादिम हुसैन रिजवी मेडिकल सर्विसेज के बारे में। आपको ग्रुप में ऐड किया, ग्रुप में ऐड करने के बाद आपको गाइड करते रहे। सबसे पहली बात, कॉल लेटर का इंतज़ार किया, हेल्प डेस्क के लिए अरेंज किया। तो इसका मैं आपको ना, इस जो 10 मिनट है इसमें मैं आपको बताऊंगा इस सोसाइटी का मकसद क्या है।
सबसे पहली बात ये है कि दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल सोसाइटी। ये जो नाम है ना, ये सिर्फ रिलीजियस के लिहाज से हमने इसको दिया है, हमने उनसे इंस्पायरेशन ली है, ठीक है। तो हमने नाम जो है उनके नाम पे रखा है सोसाइटी का। और जो सोसाइटी है वो ऑलमोस्ट 2 years बैक जो है वो रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बनाई थी, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही। तो फिर ऑलमोस्ट ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पंजाब में, सॉरी पाकिस्तान में बल्कि, ये सोसाइटी जो है वो मौजूद है। इसके जो ये आपको स्क्रीन जो है वो विजिबल हो रही है, इसका हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है मैंने आपको बता दिया। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इसको इस्टेब्लिश किया था, और इसका नाम देने की वजह जो है वो भी बता दी। ये कोई पॉलिटिकल नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये दिस इज़ रिलीजियस सोसाइटी। And our next slide shows the aim of KHRMS. आपको विजिबल है, वर्किंग फॉर द ग्लोरी ऑफ इस्लाम एंड सर्विंग द नेशन। हमारी दुनिया में आने का मकसद ही यही है कि हमने इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, चाहे हम मौलवी हों, चाहे हम डॉक्टर हों, चाहे हम इंजीनियर हों, चाहे हम इंसान हों। बाय द वे में ये जोक था, इंसान तो सभी हैं। तो हमने जो है इस्लाम के लिए काम करना है, चाहे हम डॉक्टर हों, जो मर्जी हैं। अच्छा, मैं आपको ना इस सोसाइटी के अंदर जो जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी थोड़ी सी डिटेल बताता चलता हूँ। हमारा जो पास डिपार्टमेंट है वो मेडिसिन है, ब्लड बैंक है, एजुकेशन है, रिसर्च है, मीडिया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। क्या अगर आपको इनकी डिटेल चाहिए है तो मैं आपको ये पीपीटी जो है वो भी शेयर कर दूंगा और इसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। अच्छा, ये अगला जो आगे जो हमारे पास 3-4 स्लाइड्स हैं ना, तो उसमें हमारे पास हर डिपार्टमेंट की थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेडिसिन एंड ब्लड बैंक, मेडिसिन डिपार्टमेंट में हमारे पास यही है कि हम मेडिसिन कैंप्स वगैरह लगाते हैं, ब्लड कैंप्स वगैरह लगाते हैं। उसमें हम स्टूडेंट्स जो है उनको ले जाते हैं, उनको एक्सपोजर होता है पेशेंट्स के साथ। फर्स्ट ईयर वाले भी जाते हैं, सेकंड ईयर वाले, यानी कि फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर जो है वो हमारे पास तमाम लोग मौजूद हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। एंड आवर नेक्स्ट स्लाइड शोज रिसर्च डिपार्टमेंट। तो इस सोसाइटी के अंदर जो है वो हम रहकर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ KHRMS NMU हम जो रिसर्च है उस पर भी काम करेंगे, मुख्तलिफ रिसर्चेस करेंगे, ठीक है। क्योंकि रिसर्च जो है वो आजकल के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता होगा जो आपका सेंट्रल इंडक्शन बनेगी FCPS के मेरिट के लिए, उसमें रिसर्च जो है उसके भी मार्क्स होते हैं। वो बात की बात है, बस आपको ये बताना ज़रूरी था कि रिसर्च जो है वो आजकल कितनी ज़रूरी है, और वो आपको KHRMS NMU उसका प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा। उसके बाद हमारे पास मीडिया डिपार्टमेंट है। मीडिया डिपार्टमेंट का काम आपको नज़र आ ही रहा है, यही PPT और पोस्टर्स और वीडियोस, पिक्स वगैरह जो भी इवेंट हो उनको कैप्चर करना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज़ एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो उसके अंदर हमारे पास यही है कि जो हम आपको गाइड कर रहे हैं MBBS के बारे में, ये उसका काम है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। आपको एक ऑफर भी करनी थी कि अगर आपने अपने जूनियर्स को गाइड करना है, यानी कि आपके भी जूनियर्स, तो मुझे इस मीटिंग के बाद जो है वो पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा। तो उसमें ये होगा कि आपको ग्रुप का एडमिन बनाया जाएगा, आप जो MD कैट वाले बच्चे हैं उनको गाइड कर सकेंगे। तो वो प्लेटफॉर्म जो है वो भी KHRMS प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट है। वो तो नाम से जाहिर हो रहा है कि जो पीछे सारे डिपार्टमेंट्स हमने बताए उनको डील करने के लिए इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनली से मुराद यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर रहकर जो हमारे पास चीज़ें आएंगी उसको डील करना, और एक्सटर्नल अभी आपको पता चल जाएगा कि ये सोसाइटी जो है वो कितनी एक्सपैंड है, ठीक है। ये सिर्फ निश्तर में ही नहीं है, ये हमारे पास ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है ये सोसाइटी मौजूद है।
अच्छा, ये जो स्लाइड आपको शो हो रही है, हाँ ये स्लाइड, इस स्लाइड में हमारे पास जो है ना वो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं KHRMS के, जो इन 2 सालों में काम किया है। सबसे पहले जो हमारे पास पिक है, इसमें हमारे पास मेडिकल कैंप्स अरेंज किया था, तो उसकी पिक है। लब्बैक साइंस फेस्टिवल जो है वो रावलपिंडी में अरेंज हुआ था, उसकी पूरी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। अगर मुझसे मांगनी है तो DM में आके ले लीजिएगा, वैसे एक पिक अरेंज कर सकते थे यहाँ पे। उसके बाद जो थर्ड है वो हमारे पास ट्रेनिंग सेशन हुआ था, हमने पिछले साल ही अंडर द अम्ब्रेला ऑफ KHRMS NMU निश्तर के अंदर ही हमने एक ट्रेनिंग सेशन जो है वो अरेंज किया था फॉर बॉयज एंड फॉर गर्ल्स आल्सो। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ जो है वो मेडिसिन की डोनेशन हो रही है, वो भी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ KHRMS है। उसके बाद जो हमारे पास हमारा नेक्स्ट प्लान है KHRMS NMU का हेल्प डेस्क अरेंज करना आप सबके लिए फॉर एडमिशन प्रोसीजर्स, कि जब बंदा आता है तो पहले दिन ही, जाहिर सी बात है आपको नहीं पता होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवाने हैं, कैसे करवाने हैं, किधर करवाने हैं, तो वो भी सारी हेल्प जो है वो KHRMS जो है उसकी सारी टीम जो है वो बन चुकी है, ठीक है, वो सारी प्रोवाइड करेगी। और इसके अलावा भी बहुत से हमारे पास प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं, किसी ने को चाहिए तो वो मैं आपको पर्सनली जो है वो सेंड कर दूंगा। आई थिंक सो मेरी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपको शो हो रही होगी। उसमें हमारे पास जो बताया हुआ है वो आपको ये है कि ये सोसाइटी जो है वो कहाँ कहाँ वर्क कर रही है। किंग एडवर्ड, निश्तर, अलामा इकबाल, कायदे आजम सर्विसेज, फेडरल, रावलपिंडी, फैसलाबाद और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, पंजाब की भी, सिंध की भी, KPK की भी, फेडरल की भी। ये इन सब यूनिवर्सिटीज में KHRMS खादिम हुसैन रिजवी मेडिकल सर्विसेज जो है वो फंक्शनल है और वो अपना काम कर रही है। और उन इनका वहाँ पे भी काम जो है वो हमारे पास यही है कि इस तमाम चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स को, जूनियर्स को, सीनियर्स को प्रोवाइड करना। अच्छा, ये जो है ना वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है हमारी सोसाइटी के, जो निश्तर की सोसाइटी है ना उसके जो सेंट्रल टीम है ना सिर्फ उसके बारे में। हमारे प्रेसिडेंट साहिब हैं अब्दुल कदीर, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ बॉयज़ के लिए। आयशा रियाज जो पहले फिजियोलॉजी के बारे में गाइड करके गई हैं वो गर्ल्स की वाइस प्रेसिडेंट हैं। रैगिंग के बारे में जो इंट्रोडक्शन दे के गए हैं वसाद जहांगीर, वो हमारे पास जनरल सेक्रेटरी हैं। और हमारी जो एक और मेंबर हैं जनरल सेक्रेटरी गर्ल्स के लिए, वो अरीज इश्तियाक हैं। आप सबका इनसे हमारे पास कांटेक्ट हो जाएगा अगर आपने करना हुआ तो, फॉर योर स्टडीज, फॉर योर गाइडेंस ओनली। यहाँ पे जो है ना वो सेकंड लास्ट स्लाइड जो है वो ये है कि अगर आप KHRMS NMU को ज्वाइन करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। तो वो यही है कि मेडिकल कैंप्स, ट्रेनिंग सेशंस, ब्लड डोनेशन कैंप्स, रिसर्चेस, और अपने जूनियर्स को, जैसे मैंने आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में बताया कि आप MD कैट के स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं। एंड बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, जब आप ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच ऑल टू लिसन मी। किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो मुझसे भी पूछ सकता है, बाद में भी पूछ सकता है, DM भी कर सकता है। एनीवन हैविंग क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन आया है कि क्या आप बुक के बारे में दोबारा बता सकते हैं, तो जो ग्रुप बनाया हुआ है उसके बारे में, उसके अंदर अभी जो है वो तमाम बुक्स के बारे में टेक्स्ट की फॉर्म में बता दिया जाएगा। लेक्चर्स, यूट्यूब लेक्चर्स जो सुनने हैं उसके बारे में भी बता दिया जाएगा। चलें, आई थिंक सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा चलें, क्वेश्चन आया रिसर्च के रिलेटेड ब्रीफ कर दें।
तो रिसर्च का ये होगा कि आपको KHRMS जो है वो प्लेटफॉर्म मुहैया करेगी, आपको रिसर्च टॉपिक्स जो आपकी मर्जी के जो भी हैं, आपकी टीम्स बनेंगी, आप उन पे रिसर्चेस करेंगे, आपके HODs के साथ कनेक्शन होंगे। HOD जो हमारे पास फिजियोलॉजी के हैं वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं रिसर्च को, वो खुद भी एक रिसर्चर हैं, ठीक है। वो अपने सारे वाइवा जो है वो रिसर्च की बेस पे लेते हैं। जब आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमें तो न्यू न्यू एक्सपीरियंस है इस बात का, अभी अभी वाइवा दिया है। तो किसी और का कोई क्वेश्चन है? चलें नेक्स्ट, हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं वो हैं फैज मोहम्मद। फैज, आर यू हेयर? फैज मोहम्मद, आर यू हेयर? कैन यू लिसन मी? चलें हम अपने नेक्स्ट स्पीकर को कर देते हैं। तैयब रजा, आर यू हेयर? Yes, I am here. चलें मैं आपकी स्लाइड लगा देता हूँ। तैयब प्लीज स्पीकर। Assalamu alaikum, juniors. How are you? Hope so. You all are fine. We can't unmute all of you. ये उम्मीद के साथ कि आप सब जो हैं वो बेहतरीन होंगे और अपनी लाइफ की इस फेज को एंजॉय कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आपको सिंपल बिफोर इसके कि मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड करूं जो मेरे जिम्मे टॉपिक्स हैं, उससे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, आपको भी, आपकी फैमिली को भी, कि आपने अपनी फैमिली का जो सर है वो फहर से ऊंचा कर दिया है। आपने उन्हें एक पब्लिक मेडिकल कॉलेज, आप खुद इस चीज की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि पंजाब के अंदर कितने हजारों स्टूडेंट्स हैं जो कि इस एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, MD कैट देते हैं। इवन आई नो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स के जिन्होंने 4-4 और 5-5 दफा रिपीट करने के बाद इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है और अब वो किसी पब्लिक मेडिकल कॉलेज के अंदर मौजूद हैं। माइट पॉसिबल आप में से भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हों जो कि 2-3 साल रिपीट करने के बाद आज इस काबिल हैं कि वो एक गाइडेंस वेबिनार को ज्वाइन करके बैठे हैं और वो इस चीज के लिए मतलाशी हैं कि उन्हें अपने नेक्स्ट MBBS की लाइफ को कैसे इस करना है। खैर, ये बातें तो आप इस चीज से अच्छे से जानते हैं और मुझे इन चीजों को एम्फसाइज करने की इतनी जरूरत नहीं है। सिंपली आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू एंड योर पेरेंट्स के आपने उनकी ख्वाहिशात को, अलबत्ता बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनके पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे डॉक्टर बने, उनकी बेटियां डॉक्टर बने, लेकिन ये नसीब की बात भी होती है और कुछ ना कुछ लक का फैक्टर भी होता है। आपकी मेहनत वो एक तरफ होती है, लेकिन इसके साथ साथ लक भी होती है। सो कंक्लूडिंग माय टॉक कि मैं सिंपली ये कहूंगा कि आपने जो किया है वो भी आपने अपनी लाइफ का 10% अचीव किया है। स्टिल यू हैव टू अचीव 90% ऑफ योर गोल्स। ठीक है, आपने अभी MBBS के 5 साल गुजारने हैं, उसके बाद हाउस जॉब करनी है, उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेड करना है और बहुत कुछ अभी आपने लाइफ में अचीवमेंट्स करनी है। आप ये समझे कि आपने अपनी जिंदगी की एक अचीवमेंट जो कि जिसे आप मास्टरपीस अचीवमेंट कहते हैं वो आपने हासिल कर ली है। अब आपने मजीद जो है अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स के अंबार लगाने हैं। सो ये तो बात थी जो मैं शुरू में आप सबसे करना चाहता था। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Shehzad, am I audible? या ओके, सो मूविंग टुवर्ड माय टॉपिक। मेरा टॉपिक जो है वो है कि मैंने आपको बताना है कि जो एनाटमी है, एनाटमी में जो 2 मेजर पोर्शंस हैं, हमारे पास ग्रॉस एनाटमी और एम्ब्रियोलॉजी, उसके बारे में हमारे एक और स्पीकर हैं फैज मोहम्मद, वो आपको गाइड करेंगे। मैं आपको अच्छा पहले बता दूं कि एनाटमी जो है वो बेसिकली 4 सब डिवीजन्स हैं। एनाटमी आपका एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसके आगे 4 सब डिवीजन्स हैं। आप यूं समझ लीजिए कि एनाटमी आपका एक पेपर होगा जो कि 90 मार्क्स का होगा। इस 90 मार्क्स के अंदर आपको 4 फर्दर सब्जेक्ट्स हैं, ये समझ लीजिए इसकी डिवीजन्स हैं या फिर इसकी ब्रांचेस हैं जिन पे आपने ग्रिप रखनी है। उन 4 ब्रांचेस में से जो 2 माइनर ब्रांचेस हैं उनमें एक जनरल एनाटमी आ जाती है और एक जनरल हिस्टोलॉजी आ जाती है, और जो 2 मेजर ब्रांचेस हैं उनमें हमारे पास ग्रॉस एनाटमी आ जाती है और एम्ब्रियोलॉजी आ जाती है। ग्रॉस एनाटमी और एम्ब्रियोलॉजी के बारे में तो आपको फैज मोहम्मद बताएंगे। मेरे लिए जो टॉपिक था वो था जनरल एनाटमी, जनरल हिस्टोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
Okay, starting, I think so one slide has been skipped, general anatomy के बारे में. Previous slide. ओके, सो जनरल एनाटॉमी क्या है? अच्छा, जनरल एनाटॉमी आप देखें जो आपकी एज अ नेम शोज कि एक एनाटॉमी की वो ब्रांच है जो कि आपको जनरली एक ओवरव्यू देगी कि एनाटॉमी में जो जो आप टर्म्स पढ़ेंगे वो टर्म्स कैसी हैं, उन टर्म्स का मतलब क्या है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप अपनी अगर ग्रॉस एनाटॉमी की अगर कोई बच्चा बुक खरीदता है, माइट पॉसिबल किसी ने खरीदी भी हो, हमारे पास उसकी डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं. बीडी चौरासिया बहुत ही मशहूर बुक है, माइट पॉसिबल कुछ स्टूडेंट्स उसको जानते हो. अगर आप बीडी चौरासिया का अपना पहला सफा खोलते हैं तो आपको एक अजीबो गरीब भाषा नजर आती है. ठीक है, आपको कहीं इंफीरियर वर्ड लिखा नजर आता है, कहीं पोस्टीरियर, कहीं सुपीरियर, कहीं वेंट्रोलैटरल, कहीं वेंट्रोमीडियल, कहीं डॉर्सोमीडियल. बहुत ही अजीब किस्म के आपको वर्ड्स देखने को मिलते हैं. अब उन वर्ड्स का मतलब क्या है और उन वर्ड्स के मायने क्या है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ इंफीरियर, तो एक माइट पॉसिबल बहुत से स्टूडेंट्स जानते हो कि इंफीरियर हम कहते हैं एनीथिंग विच इज प्रेजेंट एट द बॉटम. ठीक है, अगर मैं बोलूं सुपीरियर, एनीथिंग विच इज प्रेजेंट एट द टॉप. लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी मिलते हैं जो शायद आपने पहले ना देखे हो. आप वेंट्रोलैटरली का क्या मतलब है, डॉर्सोमीडियल का क्या मतलब है, एडक्शन का क्या मतलब है, एबडक्शन का क्या मतलब है. ये बहुत सी ऐसी जनरल टर्म्स होती हैं जिन टर्म्स को जो है वो आपको समझना पहले जरूरी होता है. अगर आप इन टर्म्स को नहीं समझते तो आपके लिए ग्रॉस एनाटॉमी एक बहुत ही हाइप क्रिएट हो जाती है. क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको यही नहीं पता कि सुपीरियर क्या होता है, इंफीरियर क्या होता है, वेंट्रल क्या होता है, लैटरल क्या होता है, मीडियल क्या होता है, डॉर्सल क्या होता है. सो जब तक आपको ये चीजें नहीं पता होंगी आप ग्रॉस एनाटॉमी को बिल्कुल जो है वो समझ नहीं पाएंगे. आल्थो ये हमारे पास एक माइनर सब्जेक्ट है लेकिन इतना भी माइनर नहीं है. इंपॉर्टेंस में बताता चलूं, आपके प्रॉफ के अंदर जो आपका 90 मार्क्स का रिटर्न होगा उसमें 7 एमसीक्यूज, टोटल आपको 45 एमसीक्यूज आएंगे, जिसमें से 7 एमसीक्यूज आपके जनरल एनाटॉमी से होंगे. इन जनरल एनाटॉमी में 7 एमसीक्यूज के साथ साथ आपके एक एसईक्यू भी आएगा और वो एसईक्यू जो है वो आपका 5 नंबर का होगा. सो एज अ होल आपको जनरल एनाटॉमी से 12 नंबर का पेपर आएगा. अच्छा, अब जनरल एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी बैठे ये सोच रहे होंगे कि हम 1 माह है, हमारे पास अभी 1.5 माह है, हम क्या करें, हम कुछ पढ़ लें, हम एमबीबीएस के बारे में क्या करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप मेरे भाइयों की तरह हैं, मेरे छोटे भाई हैं. आपने अपनी लाइफ में बहुत पढ़ना है, अभी बहुत पढ़ना है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ जोक अगर आप ये अपनी लाइफ का ये जो एक फेज है ना इसको एंजॉय कर लें. इवन आपने बहुत से सोशल मीडिया पे आपने ये पोस्ट भी देखी होंगी कि आप अपनी लाइफ का आई आल्सो थिंक सो कि आप अपनी लाइफ का लास्ट विंटर जो है वो एंजॉय कर रहे हैं. इसके बाद हर विंटर में मोस्ट प्रोबेबली आपके प्रॉफ हुआ करेंगे और आप हमारी तरह रातों को जाग रहे होंगे और आप हसरत भरी निगाहों से देख रहे होंगे कि काश आज हम बिस्तर में बैठ के हम आज भी मूंगफली और काजू बादाम पिस्ते खा रहे होते. आपकी लाइफ का ये आखिरी आई थिंक सो कि ये आपकी लाइफ का आखिरी विंटर है जिसमें आप इतने रिलैक्स हैं. आप नेक्स्ट जब आपका नेक्स्ट विंटर आएगा तब इंशाल्लाह आप प्रॉफ की तैयारी में होंगे. सो अगर आप फॉर एग्जांपल फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं हमने कुछ पढ़ना है, हमने इन दिन को वेस्ट नहीं करना. सो आई विल रिकमेंड यू कि आप जनरल एनाटॉमी की एक बहुत ही छोटी सी बुक है, तकरीबन 70 to 80 पेजेस की बुक है जनरल एनाटॉमी की, जो कि हमारे पास लाइक हुसैन, मैंने रिकमेंडेड बुक्स में उसका नेम भी लिखा है, लाइक हुसैन जनरल एनाटॉमी. आपको किसी भी अच्छी बुक शॉप से, मेडिकल बुक शॉप से आपको एक बुक मिल जाएगी, लाइक हुसैन जनरल एनाटॉमी. आप इस बुक को परचेज करें. और अगर आप वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं अपने YouTube पे, तो YouTube पे जनरल एनाटॉमी के इतने लेक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि जनरल एनाटॉमी ऐसा इतनी पॉपुलर नहीं है. ज्यादा आपको ग्रॉस एनाटॉमी के लेक्चर्स मिल जाते हैं, आपको एम्ब्रियोलॉजी के लेक्चर मिल जाते हैं, डॉक्टर नजीब के और डिफरेंट आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको जनरल एनाटॉमी के इतने लेक्चर नहीं मिलते. ठीक है. अच्छा, अब एक मुझे पॉप अप शो हो रहा है कि कुछ बच्चों ने ये कह रहे हैं कि इसको लास्ट वीक में पढ़ना है या लास्ट वीक में पढ़ के करना है. भाई हमारे सीनियर भी हमें यही कहा करते थे कि आप इसको आखिरी दिन 4 घंटे पढ़ के आप जनरल एनाटॉमी को निकाल सकते हो. आई थिंक सो दैट वाज अ completely a misguiding and a misleading statement. उसकी रीजन ये है कि जब तक आपको पता ही नहीं है कि वेंट्रल का क्या मतलब है, लैटरल का क्या मतलब है, जैसे मैंने पहले बताया, आपको ग्रॉस एनाटॉमी समझने के लिए आपको जनरल एनाटॉमी समझनी पड़ेगी. अच्छा, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल आई कैन टेल यू कि
फॉर एग्जांपल अगर आपको एप्पल के स्पेलिंग समझना है, आपको एप्पल के स्पेलिंग यही लिखना है, असेसमेंट में आ रहे हैं एप्पल के स्पेलिंग लिखना। अगर आपको यही नहीं पता कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं, हाउ कैन यू टेल एनीवन व्हाट आर द स्पेलिंग्स ऑफ द एप्पल? जब तक आपको यही नहीं समझ होगा कि हमारे पास जो है हमारे पास ये क्या चीज है, अल्फाबेट्स क्या होते हैं, ए क्या होता है, पी क्या होता है, एल क्या होता है, ई क्या होता है, आपको इन चीजों का नहीं आइडिया, तो आप कैसे जस्टिफाई कर सकोगे एप्पल के स्पेलिंग्स को? तो जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं ना कि आप इसको आहर में कर सकते हैं, आप इसको एंड पे कर सकते हैं, तो आप कंप्लीटली इस चीज से आप अभी समझ लें कि आपको बहुत से किस्म के सीनियर्स मिलेंगे। बहुत से सीनियर ऐसे भी होंगे, वो ये भी कह रहे होंगे पूरा साल ना पढ़ो, आखिरी 40 दिन पढ़ो। तो उन सीनियर्स को आप सिंपली आप सुने एक कान से और दूसरे कान से उसे निकाल दें। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप हर वक्त पढ़ते ही रहें, लेकिन आपने साथ साथ पढ़ना है। साथ साथ पढ़ेंगे तो प्रॉफ के दौरान आप अपना सर पकड़ के नहीं बैठे होंगे। तो सिंपली मैं ये कहूंगा कि आपको जनरल एनाटॉमी में से 7 एमसीक्यूज आने हैं, 5 नंबर का एक एससीक्यू आना है और पूरे 12 नंबर का सवाल आना है। और जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी तब तक आपको ग्रॉस एनाटॉमी समझ नहीं आएगी। रिकमेंडेड बुक्स की तरफ चलूं तो लाइकोसेन जनरल एनाटॉमी आपको बाजार से मिल जाएगी। एंड वन ऑफ अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू के आई एम आल्सो राइटिंग अ बुक फॉर जनरल एनाटॉमी एज वेल एज अ जनरल हिस्टोलॉजी। उसका तकरीबन 10 to 20% वर्क जो है वो मेरा बाकी रह गया है। इंशाल्लाह अजीज आपके आने से पहले ये बुक हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी और इसको हम जो है वो बहुत जल्द पब्लिश भी कर देंगे। और उस बुक का जो नाम है वो है सिंक्रोनाइज्ड जनरल एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। अच्छा, जनरल एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी दोनों चूंकि माइनर सब्जेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स इसको स्किप कर रहे होते हैं, इसको इतनी जल्दी मतलब इतना टाइम नहीं देते, वो ज्यादा ग्रॉस पढ़े होते हैं, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे होते हैं। सो वो कहते हैं कि इतना ज्यादा सिलेबस है, हम कैसे इसको कवर करें। मैंने बताया कि देखें, इसमें मैंने स्लाइड में ये बताया भी है कि इसके अंदर टोटल 9 चैप्टर हैं। एंड आई एम सीरियसली टेलिंग यू, अगर इनमें से आप 4 से 5 चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर वो भी कर लें तो आपके ये 12 में से 10 नंबर तो कहीं नहीं गए। ठीक है, लेकिन ये देखो ये शॉर्ट सॉरी होती हैं अगर सॉरी तैयब टू इंटरप्ट यू। डेयर N72 जो लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसी को क्लिक करके दोबारा से ज्वाइन करेंगे। विद इन 30 सेकेंड्स ये मीटिंग भी एंड हो जाएगी और उस मीटिंग के अंदर हम ये जो है स्लाइड इनको कंटिन्यू करेंगे और एनाटॉमी जो है वो और बायोकेम उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे।